आपकी बॉलीवुड जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? इंडस्ट्री को इतना अच्छे से नहीं जानता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि डायरेक्टर होता है, कैमरा मैन होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। बॉलीवुड में सबसे बड़ी चीज चलती है कि नेपोटिज्म। आपके हिसाब से बॉलीवुड में नेपोटिज्म इसको बोलते हैं, तो नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में है, हर फील्ड में है। भगवान से उनको शिकायत कभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान से शिकायत करने की वजह ना, भगवान से मांगिए, हक जता के। हक से मांगिए, भगवान देंगे आप। बॉलीवुड की जितनी डार्क साइड गिनाई है, ये चीजें बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगा। बोलते हैं ना, जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहीं पे सॉल्यूशन होता है। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में टॉक विद लखन में। मैं आपका अपना होस्ट लखन धनगर। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। आज से 7 साल पहले मैंने सर के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी टीवी सीरियल में, और आज मैं उन्हीं के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो आपसे रूबरू कराते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर जितेंद्र जी तंवर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसे सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। जैसा आपने मेरा इंट्रोडक्शन में बोला, हमने 7 साल पहले काम किया और आज फाइनली हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो जितना आपको पॉडकास्ट लेने में मज़ा आ रहा है, उतना ही मुझे पॉडकास्ट देने में भी मज़ा आ रहा है। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जितेंद्र जी, आपकी बॉलीवुड जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको डायरेक्शन लाइन में प्रेरित किया है? इसका आंसर मैंने कई बार कई जगह पे बोला हूँ, मतलब बहुत ही स्ट्रेट है। मैं इंडस्ट्री को इतना अच्छे से नहीं जानता था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि डायरेक्टर होता है, कैमरा मैन होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो मेरा जस्ट मुझे याद है कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, मैं बॉम्बे घूमने के लिए आया था, और मेरी सिस्टर रहती है यहाँ पे। बॉम्बे में? तो हाँ, ओके। तो मैं आया था और बस थोड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि ये होता है ना कि नॉर्मली हम नॉर्मल प्रोफ़ेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब तो हम देखते रहते हैं, आई थिंक सुनते लाइमलाइट रहते भी हैं। दिखती होगी बॉलीवुड की। हाँ, तो मुझे लगा था कि ये कुछ अलग है, मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं घूमने के हिसाब से आया था। मैं शूटिंग वगैरह देखना स्टार्ट किया, सेट पे जाता था, मुझे अच्छा लगने लगा। फिर थोड़ा जगह बनाया, ऐसा नहीं कि मतलब कि दूर से देखना और एक नज़दीक जाना बहुत फ़र्क होता है। फिर धीरे-धीरे कॉन्टेक्ट्स निकाले, तो मुझे अच्छा लगा, और उसमें मैंने जब देखा शूटिंग पे, ये फ़नी बात है कि डायरेक्टर मुझे क्यों बनना है, और भी डिपार्टमेंट था, मैं चूज़ कर सकता था। तो मैं पूछता था कि तो एक थोड़ा बचपना था कि सेट पे सबसे ना, सेट पे भौकाल किसका होता है, भौकाल, राइट। ठीक है? कि किसको लोग मतलब एकदम ज़्यादा मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो बोलते हैं कि डायरेक्टर जो होता है ना, वो थोड़ा दमदार होता है और उसकी बात सब सुनते हैं। सुनते हैं सारे। एक्शन, कट और पैकअप का बहुत वैल्यू होता है। तो ये सब चीज़ें सुना, मैं बोला यार, मैं यही करूँगा। मैं डायरेक्टर बनूँगा। ओके, तो ओके। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ और काफ़ी अच्छा रहा। जितने लोग जुड़ते गए, मिलते गए, जितने डायरेक्टर को मैंने असिस्ट किया, जिनके साथ काम किया, तो सबका सपोर्ट मिला है मुझे। आज उनका आशीर्वाद है कि आज मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। बॉलीवुड में आपको किन-किन चीज़ों का संघर्षों का सामना करना पड़ा, और आपने उन संघर्षों से क्या सीखा है, जो कि आप हमारी ऑडियंस को बता सको? देखिए, संघर्ष एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि कभी-कभी टैलेंट जो होता है ना, छिप जाता है। मेरे जानने में कई ऐसे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, बहुत टैलेंटेड है। मुझे लगता है कि उसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में मौका मिले, तो वो अपना प्रतिभा साबित कर सकता है, और छोटे प्लेटफ़ॉर्म पे शायद वो चीज़ निकल के नहीं आ पाती है, उनकी टैलेंट दबी की दबी रह जाती है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को ना टैलेंट के बेस पे मौका मिलना चाहिए, और इंडस्ट्री के लिए बोला जाता है कि टैलेंट के साथ आपका लक भी बहुत मैटर करता है, आपका नसीब बहुत मैटर करता है, और जब लिखा होगा तभी मिलेगा, चाहे आप कितनी भी हाथ-पैर मार लो, चाहे कितना भी टैलेंट का बोले ना, पिटारा लेके आप घूम रहे हो, नहीं हो पाता है। सर, मैंने आपकी पोस्ट देखी जिसमें आप अपने आप को काफ़ी आध्यात्मिक मानते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बॉलीवुड की लाइमलाइट ऐसी होती है कि वहाँ पर लोग लाइमलाइट में जीना पसंद करते हैं, बट आप उन्हीं के बीच में रहकर आपने कैसे आध्यात्मिक और आपने अपने को यू टर्न मारा? अध्यात्म जो है ना, वो आपके संस्कारों से मिलता है, बिल्कुल राइट कहा। ठीक है? जैसे मैंने बचपन से देखा कि मम्मी-पापा पूजा करते थे, हमेशा घर पे हवन हो रहा है, कथा हो रहा है। तो मुझे वो चीज़ बचपन से मुझे पता था, वो माँ-बाप के संस्कार से मुझे आए। स्पिरिचुअल होते हैं तो आपको बहुत ही क्लैरिटी आती थी क्लैरिटी उसमें। आती है, ये तो मैं देखा। जैसा अभी बहुत सारे दिमाग में थॉट चल रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं परेशान हूँ, डिप्रेस हूँ, आप लोगों से उम्मीद करके बैठोगे, और जैसे मुझे एक चीज़ पता है कि नहीं, भगवान है। हाँ, सब संभाल मैं लेंगे। सही करूँ, गलत करूँ, वो देख रहे हैं, और मैं कहीं गलत रास्ते पे भी जा रहा हूँ, तो वो मुझे रोकने के लिए हैं, ठीक है? और मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो वो देख सब लेंगे। संभाल लेंगे वो। तो ये चीज़ों से मेरे को बहुत क्लैरिटी मिलता है और कॉन्फिडेंस आता है। मेरे मामले में अध्यात्म का ये मतलब है कि क्लैरिटी, लाइफ में क्लैरिटी आती है। लकीली मैं अभी इंडिया भर में घूम रहा हूँ मैं,
तो इंडिया में जहाँ जाता हूँ हर जगह टेम्पल हैं। मुझे पता चलता है यहाँ पे ये टेम्पल है तो मैं विज़िट करने पहुँच जाता हूँ। और अभी तक इंदौर में मैं इतनी बार आ चुका हूँ, लेकिन बोलते हैं ना महाकाल का दर्शन नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि बाबा का अभी अभी मर्ज़ी बुलावा नहीं नहीं है आया है। और जब बुलावा आएगा तो पक्का हम दर्शन करेंगे। बस इंदौर में मेरे को लगता है कि एक महाकाल अभी रह गया है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपके बीच में ये है कि मतलब एक अध्यात्म वाली दुनिया होती है और एक लाइमलाइट वाली दुनिया होती है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सुकून किस चीज़ में होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल अध्यात्म वाली लाइफ़ में सुकून है। क्योंकि आप देखो एक चीज़ याद रखो, जितना गलत करोगे, कुछ भी जैसे आप अल्कोहल ले रहे हो, ये ले रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। आज के युवा इसी ओर प्रेरित होते हैं ना सर। लोग क्यों बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, हाँ। योगा करो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, तो मन को बड़ा शांति मिलता है। ये अपने आप में एक पूजा जब आप करते हो तो एक अपने आप में मेडिटेशन है। 100 का 200% पहला प्रेफ़र यही रहता है। कि क्या कभी आपने भगवान से शिकायत की है? अगर आपने भगवान से शिकायत की है तो उस पल आपने क्या सोच के भगवान से शिकायत की? तो हम इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। क्योंकि आप स्पिरिचुअल में बहुत बिलीव करते हैं। हाँ, मतलब अब नहीं करता हूँ, अच्छा, पहले पहले जब आपने भी किया है? हाँ, जैसे जब मैं बहुत इंडस्ट्री में न्यू था और स्ट्रगल कर रहा था, तब थोड़ा-सा मुझे वो लगता था, भगवान से शिकायत करता था कि भगवान मेरे अंदर इतना तो टैलेंट है, मेरे को मौका मिलना चाहिए। क्या होता है कि फिर वो मतलब शिकायत नहीं बोलेंगे उसको, एक तरह से जो बोलते हैं ना बचपना, कि या तो हम जिसको हक से, जैसे क्या होता है, हम अपने पापा से कैसे हक से माँगते हैं कि पापा मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है वो देंगे। दुनिया में आप किसी से मत माँगो। भगवान के आगे जो है ना अपनी झोली फैलाओ और उनसे जो माँगना दिल खोल के माँगो। क्योंकि देने वाले वही हैं और जब वो देंगे छप्पर फाड़ के देंगे। तो छप्पर फाड़ के। इसीलिए तो भगवान से तब मेरी शिकायत होती थी कि मुझे मौका चाहिए। और कभी भी मैं आपको बता दूँ, भगवान से मैंने ये नहीं माँगा कि मेरे को पैसा दो, फ़ेम दो, मेरे को रातों-रात एकदम अमीर कर दो, कभी नहीं। मैंने भगवान से हमेशा एक चीज़ बोला कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो एफ़र्ट डाल रहा हूँ, वो सही लोगों तक पहुँचे और मेरे काम को लोग एप्रिशिएट करें। तो मैं हमेशा एक चीज़ के लिए पागल रहा हूँ इंडस्ट्री में कि मेरी चीज़ों को लोग देखें और लोगों तक पहुँचे। ओके, ओके। तो और कुछ नहीं है। आज जिस दिन लोगों तक पहुँच गया, वही मेरी कमाई है, वहीं से सब कुछ आएँगे। अभी के प्रेज़ेंट के टाइम में जैसे हमारे ऑडियंस देखेंगे, उनको आप बताना चाहोगे कि भगवान से उनको शिकायत कभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान से शिकायत मत करो, भगवान, क्योंकि आज आपको ये जो ज़िंदगी मिला है, आज आप सोचो, मतलब एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं बीच में सोशल मीडिया पे एक देख रहा था, रील देखा था, जो काफ़ी मतलब लाइफ़ का बोलते हैं ना, हकीकत को दिखाया था कि कितने स्टेजेस होते हैं, ठीक है? किसी के पास 4 व्हीलर है तो वो चाहता है कि मेरे पास जहाज़ हो, किसी के पास 2 व्हीलर हो तो उसको लगता है 4 व्हीलर हो, ठीक है? किसी के पास साइकिल हो तो उसको लगता है 2 व्हीलर हो, और जिसके पास कुछ भी नहीं उसको लगता है यार साइकिल भी मेरे पास होता तो मज़ा आता। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ़ में जो है ना, हर इंसान का जो है ना एक अपना-अपना स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल का कोई डेफ़िनेशन नहीं है। इसीलिए भगवान ने जो आपको दिया है, आप उसमें खुश रहिए। भगवान से शिकायत करने की बजाय ना भगवान से माँगिए। हक जता के। हक से माँगिए, भगवान देंगे आपको, क्योंकि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। उनके ओके। लिए सब एक है, उनके लिए सब हम बच्चे जैसे हैं, हम जो माँगेंगे भगवान देंगे। बट हाँ, उसके लिए हम ऑलवेज़ बोलते हैं कर्मा, कर्मा, कर्मा ठीक इज़ है? राइट। कर्मा, बिकॉज़ क्या होता है कि मैंने आपको बोल दिया कि चलो ठीक है, मैंने आपको कुछ दिया है। आज आप एक चीज़ देखो, आप ज़्यादा नहीं ये माइथोलॉजिकल में ही बात करते हाँ, हैं हाँ, कि राइट। रामायण हुआ, महाभारत हुआ, देखिए असुर को भी वरदान भगवान देते थे, भगवान देते थे, लेकिन वो तप करता था। तब करता था, भगवान राइट। उससे खुश होते थे, तब देते थे। ऐसा नहीं कि मतलब चलो हम व वरदान दे दिए, हमने भगवान से माँगा वरदान दे दिए। तो वही सेम चीज़ आज भी है कि आज आप मेहनत कर रहे हो, भगवान को सच्चे दिल से याद कर रहे हो, तो भगवान भी आपकी सपोर्ट करेंगे। पता चला नहीं, हम तो सुख में भगवान को भूल चुके हैं, जब जब प्रॉब्लम आया दुःख तो आएगा भगवान के दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप ऑलवेज़ एक जैसा रहिए, क्योंकि देखिए सुख में भी भगवान है, दुःख में भी भगवान है और राइट। आपके हर एक परिस्थिति में भगवान है। अगर कल सब कुछ आपके से चला जाए, नाम, दौलत, शोहरत और पैसा, तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करोगे दुनिया के सामने? जैसा आज दिख रहा हो वैसा ही। इसका पीछे सिंपल रीज़न है कि मेरा डे वन से था कि आप इस दुनिया में कुछ लेके नहीं आए हो, ना कुछ लेके जाओगे। जो कमाया है आपको यहीं पे भोगना है और अच्छे कर्मों में यूज़ करो। और टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मेरी लाइफ़ बहुत सिंपल है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आज मेरे पास पैसे हैं तो मैं बहुत ग्लैमर ज़िंदगी जी रहा हूँ, कल मेरे पास पैसे नहीं है तो एकदम रोड पे आ गया। नहीं, आप अपनी लाइफ़स्टाइल को एक जैसा रखेंगे। आज आपके पास बहुत पैसा है, तो भी आप अपनी लाइफ़स्टाइल एक रखें कि नहीं, हमें
ये खाना खाना है, हमें ऐसे रहना है, फालतू के पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, ठीक है? तो कल को आपके पास कल कुछ नहीं भी रहता है ना, तो आप ये लाइफ़ जी सकते हैं, आराम से जी सकते हैं। क्या होता है, इंसान दुखी तब होता है जब अपने एक्सपेक्टेशन में वो बहुत बड़ा कर लेता है और जब पैसा मिलता है वो लाइफ जीता भी है। बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी घर, कल को उसके कुछ भी डाउनफॉल आता है और वो सारी चीज़ें चली जाती है ना, तो वो दुखी हो जाता है। बॉलीवुड में मैंने कई चीज़ देखी ना सर, मेरे ही मतलब कि लोग है ना, जैसे नाम दौलत शोहरत सब लोग चले जाते हैं, लोग जीने की वजह ही भूल जाते हैं। कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं, हाँ, सुसाइड इसका कर लेते इसका हैं। का मेन रीज़न मैं ये बोलूँगा कि दिखावा। आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप कितना मीडिया में दिख रहे हैं, कौन-सी गाड़ी से उतर रहे हैं, आप कौन-सी घड़ी पहने हैं। आप देखोगे तो आज जो है ना, पहले सामान से ज़्यादा प्राइस टैग मैटर करने लगा है। हाँ, राइट, राइट। तो जिस दिन आप प्राइस टैग को भूल जाओगे ना, तो आप जिस दिन आपकी सैटिस्फैक्शन लेवल हो जाएगा कि नहीं यार, ये जो मेरे पास है वो बेस्ट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि आपके पास जो है, आप उसमें खुश रहना स्टार्ट कीजिए। और क्या होता है कि जो आपकी ज़िंदगी है ना, कई लोगों की वो सपना होता है। तो ये हकीकत है। तो मैं आपको देखूँगा तो मुझे लगेगा कि यार उसके पास इतना है, मेरे पास कुछ नहीं है। वो बंदा कुछ और सोच रहा है, तो ऐसे में आप दुखी होंगे। तो दुखी होने से अच्छा है कि जो आपके पास है, उसमें खुश रहिए। मतलब दुखी होने का मेन रीज़न क्या रहता है? कंपैरिज़न करना। कंपैरिज़न। अपनी अब खुद की सेल्फ चीज़ को किसी और से कंपेयर करना, तो वो यस, उसी वजह यस। से होता है सब कुछ। आप कंपेयर करना बंद कीजिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि जितेंद्र सिंह तंवर कैमरे के पीछे कैसे इंसान है? जो कि दुनिया ने आज तक कभी देखा नहीं उनको। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कैमरे के पीछे और ऑन कैमरा लगभग सिमिलर ही है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बहुत कम लोगों को पता है। जैसे मैं कहीं बहुत कम दिखता हूँ, तो कम दिखने के पीछे रीज़न ये भी है कि मुझे घर पे रहना पसंद है। मुझे होममेड फूड पसंद है। ओके। जिस दिन छुट्टी पे रहता हो तो बहुत लोग होता है ना कि आज छुट्टी पे है, तो चलो रेस्टोरेंट में खाते हैं, बाहर जाते हैं। हुँ। तो मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ। घर पे ही बनाते हैं, घर पे खाते हैं। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है और ऑब्वियस बाहर जाते हैं तो वो मजबूरी होती है। तो मेरा लाइफ़ बहुत सिंपल है, सोना, मुझे खाना, फ़िल्म देखना बहुत पसंद है और बच्चों के साथ समय बिताता हूँ। ओके, क्योंकि ओके। अभी बच्चे छोटे हैं, उनके साथ समय देता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, तो एक मेरा बोलते हैं ना, खुद का एक बचपन याद आता है। उनके साथ समय बिताना मतलब बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे स्ट्रेस फ्री हो जाता है। मैं बाहर कितना भी टेंशन हो, कुछ भी हो, तो घर आके सारा कुछ भूल जाते हैं। तो पहली मेरे बात तो सर आप कभी लाभी लगते नहीं हमको, आप शादीशुदा हो। आप बोल रहे हैं हम 2 बच्चे के पिताजी हैं। ये सवाल ऐसा है ना कि ये हर बच्चों के लिए है और हर माँ-बाप के लिए ये उनसे कनेक्ट करेगा। क्योंकि हमने देखा है दुनिया में कि माँ-बाप खुद के सपने अपने बच्चों पे थोप देते हैं, जिससे शायद बच्चों की मेंटली हेल्थ पर कुछ न कुछ असर पड़ता है। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि क्या सच में अपने माँ-बाप को बच्चों के ऊपर सपने को थोप देना चाहिए या फिर उनको आज़ादी देना चाहिए कि भाई आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपका जो सपने हो आप उनको पूरे करो? आप इन सर क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है इस पे? बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये मैंने देखा है कि देखिए, फ़िल्मों में ये चीज़ें अच्छी लगती है कि मेरा ये अधूरा सपना था। मैंने जैसे बीइंग अ पेरेंट्स, मैं खुद जैसे मेरे बहुत सारे सपने थे कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो कभी-कभी होता है कि आपका लक नहीं होता है या आप नहीं कर पाते, परिस्थिति अलग होती है। लेकिन मैं वो अपने बच्चों में वो चीज़ देखूँगा कि नहीं, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है कि तुम्हें भी यही बनना है, पापा का सपना पूरा करना है। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ये आप बच्चों पे थोप रहे हो। सपोज़ मैं बॉलीवुड में हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा डायरेक्टर बने, मेरा बच्चा एक्टर बने, नहीं। ये उसकी चॉइस है, मैं उस पे थोप नहीं सकता हूँ, ठीक है? क्या होता है कि आप उसको मोटिवेट कीजिए, आप उसको रास्ता दिखाइए। बट कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि माँ-बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेटल्ड हो जाए। वो आने वाले उसके फ्यूचर के लिए इतना स्ट्रगल ना करे, परेशान ना हो। वो समय से पहले एक स्ट्रगल हो जाए। तो माँ-बाप भी कहीं न कहीं गलत नहीं चाहते हैं, बट वो क्या है उनको उन चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो इसी हाँ, वजह से वो चीज़ें होती हैं। सेटलमेंट का मतलब आप क्या समझते हैं? सेटलमेंट का मतलब कि लाइफ़ सेट हो, हाँ, राइट। पैसे अच्छे कमा रहा है, लाइफ़ अच्छा जी रहा है। लेकिन खुशी भी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए सबसे पहले ना, सेटलमेंट से ज़्यादा मेंटली आप खुश हैं। पता चला कि उसने मेरे सपने पूरा करने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर कुछ भी बन गया। ओके। अब उसका इच्छा कुछ और थी। तो वो क्या होगा, कहीं न कहीं जॉब तो करेगा, पैसे कमाएगा, बट वो मेंटली खुश नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो कहीं न कहीं मन में कोसता रहेगा कि यार मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये चूज़ किया, काश मैं खुद के लिए वो तो ट्राई कर लेता। खुद के लिए कर पाता। मेरा ऑलवेज़ मानना है कि बच्चों को सपोर्ट कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए। और हाँ, गलत रास्ते पे जा रहा है तो आप रास्ते उसको दिखाओ, आप अच्छा गाइड करो, लेकिन उसको रोको मत, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो दिल से नहीं कर पाएगा। करेगा बट वो दिल से नहीं कर दिल से पाएगा, वो नहीं कर खुश पाए, नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। और बोलते हैं ना, बच्चों की खुशी सबसे बड़ी होती है, किसी का भी। जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे को इस काम में खुशी मिल रहा है तब कर पा रहा हूँ। बोलते हैं ना कि मन मार के करूँगा ना, तो शायद मैं इंडस्ट्री में 1 मंथ भी नहीं टिक पाऊँगा।
इसीलिए कहना है कि मेरा एक बच्चों के लिए मैसेज है, इवन मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बड़ा होके जो करना चाहो, लाइफ में कुछ भी करो, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। बस अच्छे रास्ते पे चलो। माँ-बाप ने जो एक वैल्यू क्रिएट किया है, उस वैल्यूज़ को रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो या बोलते हैं ना कि उनके रिस्पेक्ट को कम नहीं करना। जो मन करे करो, बस अच्छा काम करो, खुश रहो लाइफ में, खुशी मिले वही काम करो। बहुत सही आपने जवाब दिया। जो अभी यंग बच्चे हैं, जो कन्फ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर, आई थिंक आज ये इस चीज़ को देखेंगे तो उनके माइंड में चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी। मतलब आई थिंक ये सभी के मन में रहता है सवाल जानने के लिए कि ज़िंदगी में है ना कि अच्छे मार्क्स लाना, जो लोग अच्छे मार्क्स टॉप कर लेते हैं स्कूल में, बट ज़िंदगी की कहीं हिस्से में वो लोग पिछड़ जाते हैं। और ज़िंदगी में हम कहीं देखा है कि जो लोग क्लास के टाइम पे, स्कूल कॉलेज के टाइम बैक बेंचर थे, आज वो ज़िंदगी में टॉप पर आ गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है? अच्छे मार्क्स ज़रूरी है या एक अच्छा माइंडसेट ज़रूरी है? अच्छे मार्क्स भी ज़रूरी हैं, बिकॉज़ क्या होता है कि किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो ऑब्वियस मार्क्स मैटर करता है। लेकिन माइंडसेट ऑलवेज़ आपका पॉज़िटिव होना चाहिए। माइंडसेट ऑलवेज़ आपका बोलते हैं ना एक क्लैरिटी की जो मैंने बात की थी कि आपका माइंडसेट ऑलवेज़ क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नंबर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है लेकिन नंबर इतना भी मैटर नहीं करता है। नंबर हमें ये नहीं दिखाता है कि हम करियर में कितना सक्सेस होंगे। ठीक है? तो आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और जो मन करता है, जो इच्छा करता है ना मैंने क्या बोला आप अपने मन की चीज़ करोगे ना, तो आज नहीं तो कल वो आपको मुकाम मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब आप बेमन से चीज़ें करते हो ना, तो आप कितना भी टैलेंटेड हो तो वो चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका एफर्ट उसमें 100% नहीं है। और जो जिसको पसंद आता है, वो दिन-रात उसमें मेहनत करता है। तो कभी-कभी नंबर इतना मैटर नहीं करता लेकिन उस फ़ील्ड में वो सक्सेस कर जाता है। तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। मैं इस चीज़ के मतलब सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, रियल एग्ज़ाम्पल है, आपको भी पता है कि जिन्होंने पढ़ाई बहुत कम किया है, लेकिन आज बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके पास हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं, कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, बट वो आज बहुत लेकिन आज सक्सेसफुल है। वो ऐसे लेवल पे कि इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया उनको जानती है। तो मेरा यही कहना है कि नंबर से ज़्यादा आप माइंडसेट पे फ़ोकस कीजिए। कि क्या अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को घमंड से बचाती है? 100%। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए कि आजकल के जो जेन ज़ी हैं, इस जनरेशन में ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग अध्यात्म को भूल जाते हैं और ये घमंड, ये दिखावा, ईगो, इस चीज़ में ज़्यादा जीना पसंद करते हैं। तो अब मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा कि इस चीज़ को कैसे, मतलब लोग जो ऐसा लोग करते हैं, उन लोगों को कैसे इस चीज़ से बचना चाहिए? सी अध्यात्म हमें बहुत ही न्यूट्रल रखता है। बिल्कुल सही तो बात। कहने का मतलब है कि ये हमें काफ़ी ग्राउंडेड रहने में हेल्प करता है और अब अगेन वही कि बाहरी दिखावा से या ईगो से कुछ नहीं होता है। क्योंकि ईगो बोलते हैं ना कि रावण जैसे का नहीं रहा तो फिर आप और हम तो कुछ भी नहीं है, जबकि वो शिव जी के इतने बड़े भक्त थे। तो कहने का मतलब है कि ईगो से कहीं न कहीं सिर्फ़ आपका नुकसान होता है, लोग आपसे दूर होते हैं और कहीं न कहीं आप लोगों से नेगेटिविटी फिर कमाते हो कि यार हाँ, तो इससे बेहतर है कि आप ग्राउंडेड रहिए, और लोगों थोड़ा का अध्यात्म से प्यार जुड़ते मिलेगा, रहिए। अध्यात्म से जुड़ेंगे तभी ग्राउंडेड तभी रह हाँ, पाएँगे। बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं कि अब अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, जो बहुत ग्राउंडेड है, लेकिन वो बहुत आध्यात्मिक हैं। तो वो आध्यात्मिक है इसलिए ग्राउंडेड है, सिंपल सी बात है। आध्यात्मिक बनिए, ग्राउंडेड रहेंगे, लोगों का प्यार मिलेगा, लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कुछ ईगो नहीं रहेगा तो लोग आपसे जुड़े बोलते हैं ना कि मक्खी भी वहीं पे लगता है जहाँ पे गुड़ मिठास हो। होती है, मिठास होती है। हाँ, कभी भी आपने देखा है कि नमक के इर्द-गिर्द मक्खी भटक रही है? मिठास नहीं, रहेगी, तो वही है, दही जहाँ अच्छी रहेगी। मिठास होता है वहीं हुँ। पे मक्खी आती है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक लाइमलाइट वाली दुनिया में होने के बाद, आप इतने डाउन टू अर्थ, इतने आप अध्यात्म को मानते हैं, इतनी चीज़ों को समझ पाते हैं, तो इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है? किससे आपने इन सब चीज़ों को सीखा है आपने? ये बोलते हैं ना कि सीखने वाली बात नहीं है, ये तो मेरे संस्कार में ही है। ये मेरे माता-पिता से संस्कार मिला है, क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा है कि मतलब वो काफ़ी डाउन टू अर्थ रहे हैं, ग्राउंडेड रहे हैं और उनका मतलब कभी ऐसा नहीं रहा कि मतलब किसी को मतलब नुकसान पहुँचा दे या किसी को छल से किसी तरह से कोई चीज़ ले ले, बहुत ही न्यूट्रल रहे हैं। तो उनसे वो चीज़ ऑटोमैटिक मेरे अंदर है कि मेरे अंदर भी अगेन यही है कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता हूँ या किसी के लिए कुछ गलत करने की इच्छा नहीं होती है। तो अपने आप बोलते हैं ना कि ये चीज़ें ग्राउंडेड रखता है मुझे
और रही बात लाइफ में हम कितना भी सक्सेस हो जाए, ये मेरा बोलते हैं ना कि एक बहुत ही बेस है कि ये चीज़ को हमें लेके चलना है। तो मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की दुनिया असलियत होती है या फिर इससे अब इंसान को दूर रहना चाहिए, तो कैसे इन चीज़ को मैनेज करना चाहिए? एक कहते हैं ना दिखावे की दुनिया होती है और एक उसके पीछे वाली दुनिया होती है। तो लोग क्या रहता है कि आजकल वो सोशल मीडिया के फ्रंट वाली दुनिया को ही अब सब कुछ समझ लेते हैं। सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को बोलते हैं ना कि कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि एक जो छुरी होती है, आप अच्छे काम के लिए यूज़ करते हो उसको, घर में सब्जियाँ काटते, ये करते हो तो कितना यूज़फुल लगता है, हेल्पफुल लगता है यार उसके बगैर काम नहीं हो सकता। लेकिन उसी का अपोज़िट जब एक बुरा आदमी उस चाकू को यूज़ करता है तो गलत काम के लिए यूज़ करता है। तो वही चीज़ वहाँ पे जाके क्या हो गई, गलत हो गई। तो अगेन वही है कि सोशल मीडिया बुरी बात नहीं है, ठीक है? आज सपोज़ आप बिज़नेसमैन हैं, अपने बिज़नेस को दिखाने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। आप अपनी टैलेंट है, दिखाना चाहते हैं या अपने फ़न के लिए यूज़ करें, सही है। लेकिन आप उस चीज़ को लोगों को भ्रमित करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मिसगाइड करने के लिए क्योंकि आजकल मोस्टली क्या होता है, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ इन्फ्लुएंसर वो दिखाते हैं। हकीकत मतलब कुछ उनकी और जो होती है। होता है कुछ और होता है और वहाँ कुछ और दिखाते हैं। बट ऑडियंस क्या रहती है वो उसी चीज़ को हकीकत समझ लेती है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है, कि हम उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। तो आप किसी भी चीज़ पे ना अंधा विश्वास मत करो। किसी पे ट्रस्ट करने के लिए आज एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप सब्ज़ी लेने जाते हो तो भी 10 जगह बार्गेनिंग करते हो, 10 जगह देखते हो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। तो जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो हम आँख बंद करके कैसे विश्वास करें? बिल्कुल। शॉपिंग करने जाते हैं तो हम 10 ऑप्शन देखते हैं। तो इसी तरह सोशल मीडिया पे आप किसी को फ़ॉलो कर रहे हो, आप किसी को देख रहे हो, तो आप उनसे लाइफ़ से इंस्पायर्ड हो तो उनके स्टोरी देखो, समझो ये कितना बंदा जेन्युइन है, कितना फेक है। तो वही है, ये हमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर नहीं होता है, हमें हमारे लाइफ़ में भी फ़िल्टर होता है, तो वो हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। और कोई भी मीडियम बुरा नहीं है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है। आप अपने क्रिएटिविटी, अपने पैशन या अपनी प्रोडक्टिव चीज़ों को दिखा सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा है। सर आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप बॉलीवुड से बिलॉन्ग करते हैं। बॉलीवुड में सबसे बड़ी चीज़ चलती है कि नेपोटिज़्म। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नेपोटिज़्म क्या हकीकत है या सिर्फ़ दिखावा है कि एक नैरेटिव है? इस पे आपकी क्या राय है इस चीज़ पे? ये मेरे को नैरेटिव लगता है। अब यहाँ पे लोग बोल सकते हैं कि ये बॉलीवुड में इसके लिए ऐसा जवाब दे रहा है, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा माइंडसेट और नैरेटिव है कि स्टार किड को लॉन्च किया जा रहा है या ऑलवेज़ याद रखना नेपोटिज़्म को जो मेरे मेरे अनुसार जो नेपोटिज़्म का एक मतलब ये है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है? और जो वो लाइफ़ जिए हैं, वही लाइफ़ चाहते हैं कि बच्चों को देना चाहते हैं। अब इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि सपोज़ मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत किया, एक पोज़ीशन पे आज पहुँचा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे इसी फ़ील्ड में आएँ, क्योंकि मेरा स्ट्रगल पता है मुझे और मुझे इस फ़ील्ड का बहुत नॉलेज है। ओके। तो मैं ईज़िली उसे सपोर्ट कर पाऊँगा, ईज़िली उसे एक प्लेटफ़ॉर्म दे पाऊँगा। तो इसलिए ये नेपोटिज़्म के कैटेगरी में आ जाता है कि यार स्टार किड था इसलिए वो आ गया, लॉन्च हो गया। लेकिन इसका एक बात ये भी बोलता हूँ कि सपोज़ वो टैलेंटेड नहीं होगा, तो उसे मैं एक बार नेपोटिज़्म के थ्रू लॉन्च तो कर दूँगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं। तो इसलिए टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है और नेपोटिज़्म देखा जाए आप आपके हिसाब से बॉलीवुड में नेपोटिज़्म इसको बोलते हैं, तो नेपोटिज़्म पूरे हर इंडस्ट्री में है, हर फ़ील्ड में है। एक डॉक्टर जो है वो चाहेगा कि उसके बच्चे डॉक्टर बने। वो इसलिए नहीं चाहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए वो डॉक्टर बने क्योंकि उस फ़ील्ड का उसको ना नॉलेज है। फेलियर और सक्सेस दोनों पता है। कहाँ पे क्या स्ट्रगल होगा, वो अपने बच्चों को बेहतर गाइड कर सकता है। ओके, इसलिए वो ओके। चाहेगा कि डॉक्टर बने, ठीक है? तो ये मेरा मेरा जो परसेप्शन है नेपोटिज़्म का ये है कि हर पेरेंट्स वो ये चाहता है कि उसके बच्चे बेहतर करें और उसको बेहतर गाइड मिले। वो इसलिए वो चाहता है कि सेम फ़ील्ड में आए। तो इसी को नेपोटिज़्म बोलते हैं, इंडस्ट्री में इसी को बोलते हैं ना अगर स्टार किड है तो लॉन्च हो गया। लेकिन आप देखो कई ऐसे किसी भी फ़ील्ड में आप देखो मैंने बोला ना कि टैलेंट होगा तो टिकेगा, अदरवाइज़ वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको आई थिंक करीब 12 से 13 साल इंडस्ट्री में हो चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बॉलीवुड की एक डार्क साइड क्या होती है? वो आप थोड़ा-सा क्लियर बताइए चीज़ों को क्योंकि हर इंसान को बहुत डाउट रहता है बॉलीवुड की चीज़ों को लेके। आप कहना चाहोगे तो बहुत सारे तरीके से डार्क साइड दिखा सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे प्रोडक्शन हाउस है
या ऐसे बहुत ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपके मतलब आपसे काम करवा लिए, आपके पैसे नहीं देते हैं, ठीक है? ये भी एक डार्क साइड बोल सकते हैं क्योंकि आपको टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे, मुंबई में रेंट भरना है, आपको रहना है। बहुत जगह पे ऐसे लोग कास्टिंग काउच जैसे शब्द का यूज़ करते हैं, तो आपको काम के बदले गलत कंडीशन रखते हैं, तो ये भी डार्क साइड है। और कभी-कभी आपको टैलेंट बेस पे कास्ट नहीं किया जाता है, तो ये भी डार्क साइड है। तो बहुत सारे एंगल से आप जो फेस करते हैं, तो मैंने बोला ना कि ये चीज़ें किसी भी फ़ील्ड के लिए गलत है। हाँ, ओके। स्पेशली बॉलीवुड नहीं, किसी भी फ़ील्ड के लिए गलत है। आपको आपके टैलेंट बेस पे मौका नहीं दिया जा रहा है और आपके हक की चीज़ों को आपको नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो मतलब हर फ़ील्ड के लिए डार्क साइड ही है। बट इंडस्ट्री में अभी देखा जाए तो बहुत ग्रो हुआ है, पहले से काफ़ी ग्रो हुआ है और कई ऐसे इन्फ्लुएंसर या मॉडल को मैं जानता हूँ जिनको किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। आज वो सोशल मीडिया का यूज़ करके ना आज अपने आप को एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे लेके गए हैं और आज बड़ी कंपनियाँ उनको बुलाती हैं कि आप मेरे लिए काम करो। तो आज का जो मतलब समय है, मेरे को लगता है कि आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, कंटेंट बनाइए और अच्छा कीजिए, अच्छे कंटेंट को बनाइए, मैसेज वाला बनाइए। तो वैल्यूएबल चीज़ें होनी चाहिए। यस, यस, वैल्यूएबल कि आपके कंटेंट से लोगों को मैसेज मिले। तो डेफ़िनिटली देखिए आपसे आज के टाइम पे हर कंपनी आपके साथ काम करना चाहेगी। उनको नीड होगी आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगी। तो आज के टाइम पे क्या है कि लोगों के लिए स्ट्रगल थोड़ा कम हो गया है। हमारे टाइम पे क्या था कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं था बहुत सारे लोगों को। आज आप देखो कि यूट्यूब से कितने लोगों का घर चल रहा है। तो कहीं न कहीं जैसे-जैसे समय बदला है, जैसे-जैसे मॉडर्न हुआ है सोशल मीडिया आया है, तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। बिल्कुल सही कहा सर आप। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बॉलीवुड की जो आपने जितनी डार्क साइड गिनाई हैं, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगा। बोलते हैं ना जहाँ पे प्रॉब्लम हो, वहीं पे सॉल्यूशन होता है। उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। सपोज़ आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो आपको आवाज़ बहुत ही मजबूती के साथ आवाज़ उठाना चाहिए, बिना किसी डर का, बिना किसी भय का। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने आपसे काम करवाया और आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ, बट आप ये डर रहे हो कि यार आवाज़ उठाऊँगा तो मुझे ये बंदा काम नहीं देगा, आगे मुझे मौका नहीं देगा। तो ये जो डर है, ये डर ही आपको कमज़ोर करता है और आप सही हो, आप अपने हक का माँग रहे हो, तो बिंदास आपको लड़ना चाहिए और ये चीज़ तभी खत्म होगी कि जब तक आप सामने नहीं आओगे, जब तक आप उस चीज़ से फाइट नहीं करोगे और मैंने बोला ना कि सोशल मीडिया आपके पास है, सोशल मीडिया पे आओ, उनके बारे में बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करो, तो ऑटोमेटिक वो गलत नहीं करेंगे और इस तरह से बदलाव आ सकता है। बोलते हैं ना क्रांति, किसी भी फ़ील्ड में आपको सुधारना है, तो आपको थोड़ा तो क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, खुद के क्रांति लिए आवाज़ बनाना उठानी पड़ेगा। पड़ेगी। यस, 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 बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा सर। सर एक चीज़ और आपसे मतलब ये आज की जो जनरेशन है फ़िलहाल में, आज का जो दौर चल रहा है, तो इस दौर में ये सभी के लिए होता है कि मतलब आज की जो जनरेशन होती है अपने रिश्ते को लेके, अपने जैसे ना कि मतलब अगर शादीशुदा इंसान है, तो उस रिश्तों के इंसान को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि हर जगह कहीं छोटी-छोटी बातों को लेके इंसान का रिश्ता टूट जाता है, डिवोर्स हो जाते हैं। थोड़ा-सा मैं इससे ये चीज़ जानना चाहूँगा। अ, इस चीज़ का तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं नहीं है क्योंकि जैसे हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है। देखो अगेन क्या होता है ना मैनेज करने वाली बात होगी ना तो वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत है। आप चूँकि देखो जो दिल से होती है ना, वहाँ पे कभी गलत नहीं होगा। जहाँ मैनेज कर रहे हो ना मतलब रिश्तों रिश्तों में ख़ास करके मैं मानता हूँ कि दिल से निभाना चाहिए। आप मैनेज नहीं कर रहे हो, रिश्ता मैनेज करने वाली चीज़ नहीं है, वो बिज़नेस नहीं है। आप दिल से जुड़ते हो। तो जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वाइफ़ को टाइम देना है, तो देना चाहिए या देना है तो वो सोचिए। ऐसा नहीं कि नहीं-नहीं मैनेज कर लूँगा, मैं थोड़ा टाइम निकाल लेता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो धीरे-धीरे एक टाइम गैप के बाद असर करता है, रिश्तों पे दिखता है। जैसे मैंने बोला ना कि छुट्टी के दिन मेरे को घर पे रहना बहुत पसंद है, बच्चों के साथ खेलना पसंद है। मतलब उस दिन के लिए शायद हो सकता है कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं घर पे बच्चे बन जाता हूँ। बहुत ऐसे गेम आज जो मैंने बचपन में खेलता था, आज बच्चों के साथ बैठ के मैं खेलता हूँ। तो पूरा का पूरा एक बोलते हैं ना कि अंदर से एक बचपना आ जाता है, तो उस बच्चे को भी लगता है कि यार ये मेरे पापा हैं, मेरे को समय दे रहे हैं। ठीक है? वाइफ़ को ऐसा नहीं कि आप पैसों से या बहुत सारी चीज़ों से ही आप खुश कर सकते हैं। हुँ। वाइफ़ को आप टाइम दो। बहुत ऐसी चीज़ें होता है ना बैठ के बात करो, कि चलो आज बात करते हैं, बैठते हैं। चलो आज कहीं नहीं तो थोड़ा-सा वॉक पे चल लेते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, वो ऑटोमेटिक उनको लगता है कि यार ये बंदा टाइम दे रहा है। तो वहाँ पे रिश्ता आपका मजबूत बनता है।
आज हम बताते हैं पुराने ज़मानों में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती थी, रिश्ते टूट जाते हैं या डाइवोर्स ऐसी चीज़ें नहीं होती थी क्योंकि पहले के लोग काफ़ी इस चीज़ को समझते थे। सोशल मीडिया नहीं होता था। आज होता क्या है कि एक ही घर में होके 4 लोग हैं, 4 फ़ोन हैं, सब अपने दुनिया में लगे पड़े हैं। तो दूरियाँ तो आएँगी ना। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, 15-20 लोग होते थे एक घर में। आज हम 2 लोग भी होते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें होता है कि हम एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते, क्यों? हमें तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए, हम तो 2 ही लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं बोलते हैं सोशल मीडिया का भी वही है, गलत यूज़ है। आप घर पे भी हैं, तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, दिन भर लगे पड़े हैं। यही मानना है इस चीज़ को लेके कि अगर रिश्ते में अगर मतलब मनमुटाव होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी रही है ना, तो उस चीज़ को मिलके ख़त्म करो। हाँ। ये मत सोचो कि यार मेरी गलती नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा कुछ रिश्ता अपना है, हमारा है, तो ये चीज़ हमको ही समझनी पड़ेगी। यस, यस। रिश्ता बचाने के लिए कहीं आपको झुकना पड़ रहा है तो बुरा नहीं है। ईगो मैंने बोला ना कि आप जब ग्राउंडेड रहेंगे तो कभी ये नौबत आएगा ही नहीं। ये तभी आएगा ना ईगो, यार और मैं लड़का रिश्तों के हूँ। बीच में तो कभी ईगो आना ही नहीं चाहिए। जैसे होता है ना मैं लड़का हूँ मैं क्यों माफ़ी माँगूँगा? अरे वो लड़की तो वो झुकेगी। ये गलत है। ये जो मैंने क्या बोला माइंडसेट आपसे करवाता है हर चीज़। आपका माइंडसेट गलत है तो कभी भी आपको ना सही रास्ते पे लेके नहीं जाएगा। अब जैसे बोलते हैं ना जब हम शादी करते हैं, जब वाइफ़ को बोलते हैं कि अर्धांगिनी, आधा अंग मतलब हमारा, तो ईगो किस बात का? भाई उसको खुशी मिलता है तो हमें कर देना चाहिए, ठीक है? हमें खुशी मिलता है वो कर रही है, तो यही चीज़ होता है कि छोटी-छोटी चीज़ों को बोलते हैं ना कि किसी को हम सॉरी बोल देते हैं तो इससे कोई झुक नहीं जाता, छोटा नहीं हो जाता है। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, हुँ। तो मिलके ख़त्म कर लो उसको। तो वही रिश्ता वही हमारा ही है, टाइम बस आप सिंपल टाइम सी ही बात नहीं दोगे, पता चला मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उसके बावजूद भी आप टाइम नहीं दे रहे हो। वो अपने ईगो में, आप अपने ईगो में, तो वो चीज़ें खराब होंगी। है। बिल्कुल। धीरे-धीरे ये चीज़ रिश्तों को तोड़ देती है। यस, यस। इससे दूरियाँ बढ़ जाती है। तो हमेशा अपने रिश्तों को बचाने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको मिलके ख़त्म करो, किसी का वेट मत करो। हाँ, रिश्ता हमारा है, सँभालना भी हम ही को है। दुनिया तो मिर्च मसाला लेके बैठी है। सर, ये आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया इस चीज़ के लिए क्योंकि ये आज की जनरेशन में चीज़ हो रही है। क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों को लेके लोग कोर्ट पहुँच जाते हैं, डिवोर्स की तक बातें पहुँच जाती हैं, तो वो चीज़ें समझना चाहिए। इसके पीछे एक ही रीज़न होगा कि मैंने बोला ना कि आज लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है, उसको कि अपने ईगो में उनको लगता है बोलते हैं ना कि आपने एक नैरेटिव सेट कर लिया है कि मैं सही हूँ, वो गलत है। उसने सेट कर लिया कि वो सही है, आप गलत हो। ये नैरेटिव में हम एक-दूसरे से झुकते नहीं हैं, बात नहीं करते और वो चीज़ वहाँ पे खत्म हो हम जाती है। साबित क्या करना चाहते हैं भैया कि अगर तुम सही हो कि मैं गलत हूँ, भाई हम दोनों ही हैं, क्या दिक्कत है उसमें? किसको हम गलत सही साबित करना चाह रहे ईगो, हैं? ईगो। ईगो इसका सिंपल ईगो सा तो है बिल्कुल होना ही नहीं ईगो। चाहिए इस चीज़ में। सर आपसे ये चीज़ मैं सवाल जानना चाहूँगा आई थिंक हुँ, मैंने काफ़ी सारा सवाल किया बट ये सवाल मेरा जानना क्या था लेकिन अब मैं जानना चाहूँगा आपसे हुँ। कि आपको लाइफ़ का सबसे बड़ा ब्रेक कब मिला फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर एज़ अ डायरेक्टर? ब्रेक देखा जाए तो 2016 की बात है। तब मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा कर रहा था और एक मुझे मूवी का ऑफ़र आया और मूवी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मैं आपको खुल के बताऊँ मैंने आपको बताया था कि मैं पैशन के लिए काम करता हूँ। मैंने कभी इतना ज़्यादा पैसों को प्रायोरिटी नहीं दिया है लाइफ़ में जितना मैंने पैशन को फ़ॉलो किया है। तो मुझे एक मूवी का ऑफ़र आया था और डेफ़िनेटली जब मैं टीवी कर रहा था, मैं एसोसिएट डायरेक्टर था उस टाइम। तो मुझे जब ये ब्रेक मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे लिए लगा कि अब मैंने ये नहीं देखा कि मूवी छोटी है, बड़ी है, किस लैंग्वेज की है, इवन वो रीजनल मूवी थी, ये भी बता दूँ। ओके, ओके, ओके। ठीक है? तो जब मुझे ऑफ़र हुआ, मैंने स्टोरी सुना तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैंने बोला कि नहीं, ये मूवी मैं करूँगा। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमने प्री स्टार्ट किया, पोस्ट किया, सब कुछ मतलब मेहनत किया, रेकी-वेकी और वो फ़िल्म बहुत सक्सेसफुली हमने बनाया, थिएटर तक आया और खुद की मूवी थिएटर में देखना एक ड्रीम होता है एक डायरेक्टर के लिए। तो जब मैंने वो मूवी देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो लाइफ़ चेंजिंग था। मेरे को एक थोड़ा विज़न भी मिला, मेरे को थोड़ा एक बोलते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में एक मोटिवेशन मिला मेरे को कि मैं कर सकता हूँ। ये गढ़वाली मूवी थी उत्तराखंड में पूरी मूवी शूट की थी मैंने और बहुत अच्छा रहा। लेकिन बाद में किसी वजह से मतलब प्रोड्यूसर के साथ हमारी नहीं बनी। मैंने आपने बोला ना कि इंडस्ट्री के डार्क साइड, हाँ, तो हाँ। बहुत सारे डार्क साइड हमने फेस किए हुए हैं। ओके, तो ओके। वही एक्सपीरियंस है कि आज मैं खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी रन कर रहा हूँ। तो मेरा वही मानना है कि मैं किसी स्टाफ के या जो मेरे लिए काम करता है ना, किसी का दिल ना दुखे और किसी का मजबूरी का फ़ायदा ना उठाऊँ। जो हक बनता है, हक से देता हूँ और जो सपोर्ट कर रहा है, वो फ्यूचर में भी वो हमारे साथ है। तो मैं इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो भगवान भी मेरे को अच्छे लोग दे रहे हैं। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 7 साल से मेरे साथ काम कर रहा है और बिना किसी भेदभाव, किसी
मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं ना प्रॉब्लम के आज हमारे साथ बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। तो जी हाँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी फिलहाल के जो कुछ लोग नए-नए आर्टिस्ट हैं, इंडस्ट्री में आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन लोग को आप अगर उन लोग को आप कास्ट करना चाहें, तो वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएँगे? वो मेरे आईडी पे जाएँ, वहाँ पे या तो मेरी जो प्रोडक्शन हाउस है रूपांतर एंटरटेनमेंट, ठीक है? उनके इंस्टाग्राम पे जाएँ या मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे मुझे मेल करें, अपनी प्रोफ़ाइल भेजें और जब भी मुझे नीड होगी मैं या मेरी टीम में से कोई भी उसे कॉन्टैक्ट करेगा। क्योंकि मैंने बोला ना मैं टैलेंट बेस पे काम करता हूँ। मैं कोई ऐसा मेरे पास कोई ऐसा स्टार किड नहीं है, ये नहीं है। तो मैं प्योरली टैलेंट बेस पे काम करता हूँ और जो टैलेंटेड होंगे डेफ़िनेटली वो मौका मिलेगा और वो मेरे साथ काम करेंगे। सर आपसे मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? क्या मैसेज देना चाहोगे, जिससे वो अपनी लाइफ़ में ग्रो कर सके? मेरा बहुत ही सिंपल और क्लियर मैसेज है लोगों के लिए कि आप जो भी काम करो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। सच्चे दिल से काम करो और बहुत ही क्लियर होना चाहिए। डाउट में लाइफ में काम मत करो। मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अच्छा करूँगा तो कल रातों-रात मुझे सक्सेस मिल जाए, नहीं। जब आपने एक फ़ील्ड को चूज़ किया है, तो चाहे उसमें स्ट्रगल जितना हो, आप करो। गिव अप मत करो। ओके, ओके। गिव अप एटीट्यूड आपको ऑलवेज़ डाउन लेके जाता है, कभी भी आपको ऊपर लेके नहीं जा सकता। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, एकदम क्लैरिटी के साथ आपको बढ़ना है और सक्सेस डेफ़िनिटली आपको मिलेगा। जी सर। थैंक यू सो मच सर आपका, आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। स्वागत है आपका सर। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमारे पॉडकास्ट को लास्ट तक देखा, आपने सर के विचार को जाना। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, आपके मन में कुछ सवाल जो हमको किसी गेस्ट से पूछना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी नए पॉडकास्ट में, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।